खास बात यूपी में आपका खैर मकदम। पहले नजर हेडलाइंस पर। यूपी के कदीम उर्दू इदारे हिंदुस्तानी अकादमी से उर्दू अवार्ड बेदखल। मुंशी प्रेमचंद और अकबर इलाहाबादी अवार्ड किया गया खत्म। 20 बरसों बाद अकादमी ने अवार्ड देने का किया है फैसला। अवार्ड का नाम भी किया गया तब्दील। स्वतंत्र देव सिंह को यूपी बीजेपी की कमान। महेंद्र नाथ पांडे की जगह लेंगे। फिलहाल यूपी सरकार में वजीर ट्रांसपोर्ट हैं स्वतंत्र देव। साबिक वजीर कानकनी गायत्री प्रजापति से ईडी की पूछताछ। अस्पताल में भर्ती हैं प्रजापति। समाजवादी सरकार में वजीर कानकनी थे प्रजापति। सुप्रीम कोर्ट से मिली यूपी के माविन टीचरों को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द। 2011 के बाद तकर्रियों में होगा लग। आज आधी रात को होगा चांद ग्रहण। 149 साल बाद गुरु पूर्णिमा के दिन होगा चांद ग्रहण। 2 घंटे 59 मिनट का होगा चांद ग्रहण। महात्मा गांधी के लिसानी नजरिए पर कायम होने वाली यूपी की कदीम हिंदुस्तानी अकादमी से उर्दू अदीबों को मिलने वाले उर्दू अवार्ड का खात्मा कर दिया गया है। हिंदुस्तानी अकादमी की तरफ से उर्दू अदीबों को दिए जाने वाले अकबर इलाहाबादी और मुंशी प्रेमचंद अवार्ड को इस बार शामिल नहीं किया गया है। यही नहीं, हिंदुस्तानी अकादमी की तरफ से दिए जाने वाले सबसे बड़े अकादमी अवार्ड का नाम भी बदलकर गुरु गोरखनाथ सम्मान कर दिया गया है। पेश है न्यूज़ 18 उर्दू की खास रिपोर्ट। हिंदुस्तानी अकेडमी के क़याम की तजवीज़ यूपी की मारूफ मुस्लिम शख्सियत खान बहादुर हाफिज हिदायत हुसैन ने 1920 में यूपी कानून साज असेंबली में रखी थी। उस वक्त की हुकूमत ने उस तजवीज़ को कबूल कर लिया था। इस तरह 20 जनवरी 1927 को हिंदुस्तानी अकादमी का क़याम अमल में आया। इस अकादमी के क़याम में खान बहादुर हिदायत हुसैन के अलावा मशहूर कश्मीरी पंडित और मुहिब उर्दू सरतेज बहादुर सप्रू और राय ओमानात का नाम सर फहरिस्त है। हिंदुस्तानी अकादमी की तश्कील महात्मा गांधी के लिसानी नजरिए की बुनियाद पर की गई थी। हिंदुस्तानी अकादमी के क़याम के अगराज़ व मक़ासिद कुछ इस तरह थे: उर्दू और हिंदी ज़ुबानों का मुश्तरका फ़रोग़, उर्दू और हिंदी अदीबों को करीब लाना, उर्दू और हिंदी की बेहतरीन तख्लीक़ात की इशाअत, उर्दू और हिंदी अदीबों को एजाज़ से नवाजना, उर्दू और हिंदी ज़ुबानों के मुहक़्क़ीन की माली इमदाद करना। हिंदुस्तानी अकेडमी में अपने ज़माने के उर्दू के अजीम और नामवर अदीब और दानिश्वर शामिल किए गए। उन अदीबों में मुंशी प्रेमचंद, अकबर इलाहाबादी, अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली, डॉक्टर ताराचंद, मौलाना हसरत मोहानी, प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी, प्रोफेसर जामिन अली, सफ़ी लखनवी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, सज्जाद हैदर यल्दरम, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी और प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम सर फहरिस्त है। लेकिन मुल्क की तक़सीम के बाद हिंदुस्तानी अकादमी में उर्दू का ज़वाल शुरू हो गया। सन 1957 में रियासती हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तानी अकादमी के उसूल व ज़वाबित में बुनियादी तरामीम की गयी। लेकिन इन तब्दीलियों के बावजूद अदब से मुताल्लिक़ अवार्ड अदीबों को दिए जाते रहे। गुज़िश्ता 20 सालों से हिंदुस्तानी अकादमी में अवार्ड देने का सिलसिला बंद था। योगी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद हिंदुस्तानी अकादमी की तश्कील नौ की गई। गुज़िश्ता 20 बरसों से बंद अवार्ड देने का फैसला किया गया, लेकिन उर्दू के नाम पर उर्दू अदीबों को दिए जाने वाले अकबर इलाहाबादी और मुंशी प्रेमचंद अवार्ड को इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। फिराक गोरखपुरी के नाम पर दिए जाने वाला अवार्ड भी हिंदी अदीब को दिए जाने का फैसला किया गया। गर्चे अवार्ड देने का रस्मी ऐलान हिंदुस्तानी अकादमी ने अभी नहीं किया है, ताहम न्यूज़ 18 के पास अवार्ड कमेटी के फैसले की कॉपी मौजूद है। इस फहरिस्त में अवार्ड दिए जाने वाले सभी हिंदी अदीबों के नाम शामिल हैं। उर्दू के अवार्ड को शामिल न किए जाने के बारे में जब अकादमी के आला ओहदेदारों से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने इस बात को तस्लीम किया कि अवार्ड देने के फैसले में बहुत जल्दबाजी से काम लिया गया है। ताहम अकादमी ने सफाई दी है कि उर्दू अवार्ड को जानबूझकर नजरअंदाज नहीं किया गया है।
नहीं नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं। बीच में थोड़ी सी कहती कि क्योंकि उसके लिए एक अलग से एकेडमी का गठन है, एक वो थोड़ी सी बात थी, पर हम शायद आगे उसको जो है शुरू करने जा रहे हैं, ऐसी कोई वजह नहीं थी। भाई यहाँ पे चारों जो हिंदी को बोलियाँ और उसमें फिराक गोरखपुरी सम्मान मेरे ख्याल से आगे हमारे यहाँ से प्रस्तावित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। उर्दू के लिए एक सम्मान इसमें जोड़ा गया था, फिराक गोरखपुरी सम्मान, लेकिन ये जल्दीबाजी में सारे सम्मान बने थे। ये पुरस्कार के जो लिस्ट है इसको हम लोग और अपडेट करेंगे, संशोधित भी होगा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में करीब 20-22 सम्मान, अभी तो 12 हैं केवल, लेकिन 10 सम्मान और जोड़े जाएंगे, और उम्मीद है कि उर्दू के लिए भी कुछ बड़े सम्मान इसमें जोड़े जाएंगे। उर्दू अवार्ड को नजरअंदाज करने के साथ साथ अकेडमी ने अपने सबसे बड़े अवार्ड अकेडमी अवार्ड का नाम भी बदल दिया है। 5 लाख रुपए मालियत के इस अवार्ड का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ सम्मान कर दिया गया है। माजी में अकेडमी अवार्ड उर्दू या हिंदी की ग्रां कद्र मजमूई खिदमात के लिए दिया जाता रहा है। हिंदुस्तानी अकेडमी की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि उर्दू अवार्ड को अकेडमी से बेदखल कर दिया गया है। अकेडमी के इंतजामी उमूर में शामिल रहे प्रोफेसर अली अहमद फातमी का कहना है कि हिंदुस्तानी अकेडमी में ऐसे लोगों को जिम्मेदार बनाया गया है जो मौजूदा हुकूमत के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। गोरखनाथ से हमारा जाति कोई बैर नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं, सूफी हैं, संत हैं, ठीक है, उनका एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन ये एक कल्चरल और लिटरेरी एकेडमी है। ये कहाँ से इसमें आ गए? आपने प्रेमचंद को बदलकर अगर कोई दूसरा अदीब शायर लिया होता तो भाई चलो और क्या था, लेकिन आपने फिर ये सारे अवार्ड गायब करके कुछ नए अवार्ड, और फिर कौन फैसला कर रहा है कि किसको क्या अवार्ड दिया जाना चाहिए? खाली एक सदर फैसला करेगा? तो ये बहुत एक पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप में, सिस्टम में 100% अनडेमोक्रेटिक फैसले हैं। हिंदुस्तानी अकेडमी ने जिन लोगों को अवार्ड देने का फैसला किया है वो हिंदी, भोजपुरी, अवधी और संस्कृत के लोग हैं। गर्चे अकेडमी के ओहदेदार अब अवार्ड के नामों पर अज़सर नौ गौर करने और इसमें नए नाम शामिल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 90 वर्षों से हिंदुस्तानी अकेडमी उर्दू अदीबों को जिस तरह एजाज़ात से नवाजती आ रही है, उस रवायत को अचानक से खत्म कर देने से रियासती हुकूमत और उर्दू अकेडमी के ओहदेदारान की नीयत पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से यूपी के तकरीबन 1 लाख से ज्यादा माविन टीचरों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 30 मई 2018 के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि जिन लोगों का टीईटी रिजल्ट पहले आया और बीएड या बीटीएस का रिजल्ट बाद में आया, उनका टीईटी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। इलाहाबाद के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 2011 और उसके बाद यूपी में हुए टीईटी के सभी इम्तिहानात और तकर्रुड़ियों पर लागू होगा। सब पढ़ें सब बढ़ें के नारों के साथ हुकूमतें गरीब और ज़रूरतमंद तबके के बच्चों तक तालीम पहुंचने के दावे करती रहती है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान सरकारी दावों को खोखला साबित कर रही है। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर सरकारी, राजकीय और परिषद स्कूलों के हालात तो बदलते नजर नहीं आते हैं, खासतौर पर पिछड़ी और अक़लियती आबादी वाले इलाकों में। पेशे की रिपोर्ट। किताब, फर्नीचर, बिजली और पानी के बगैर किसी भी स्कूल का वजूद तस्वुर नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरठ के बेशतर सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल इन बुनियादी जरूरियात की कमी से ही दो चार है। यहाँ तक कि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर तक का इंतजाम नहीं। ज्यादातर स्कूलों में न तो बिजली है, न ही पीने के साफ पानी का कोई इंतजाम। कई स्कूलों में तो खुद स्टाफ ने अपनी जानिब से साफ सफाई और बच्चों के लिए मेज कुर्सी का इंतजाम किया है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, मेन प्रॉब्लम जैसे ही हम आते हैं ना तो मैडम को, मेरी जो असिस्टेंट मैडम है शबीना मैडम, और मुझे हम लोगों को झाड़ू पकड़नी पड़ती है स्कूल में। डेली हमारा यही काम है, वाइपर से सारा पानी, अगर बारिश है तो कीचड़ हो जाती है, जाहिर बात है वो करना पड़ता है, और डेली हम लोगों को झाड़ू लगानी पड़ती है। मैं चाहती हूँ मुझे कोई मिल जाए सफाई वाली, अभी मुझे कोई मिली नहीं है। बच्चों के लिए फ़िलहाल तो ये लोग मैट पे ही बैठते हैं, जो मेरे दिल को गवारा नहीं करता सर, क्योंकि जब सर्दी होती है ना तो बहुत फील होता है। मेन तो प्रॉब्लम अब वही है कि स्कूल में फर्नीचर नहीं है और वो नहीं है। अपनी तरफ से बच्चों के लिए बेंचें बनवाई हैं, पंखे लगवाए हैं, और ये जो छोटे बच्चों के लिए बैठने के लिए 10 बेंचें भी बनवाई हैं। ये हमें कोई विभाग से पैसा नहीं मिलता किसी चीज़ के लिए। पिछड़ी अक़लियती आबादी वाले इलाकों में मौजूद इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए स्टाफ की कमी नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों की तादाद लगातार कम होती जा रही है। पहली से 8वीं जमात तक के कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां किसी क्लास में 4 बच्चे हैं तो किसी में 8 ही रह गए हैं। रस्म अदायगी के लिए स्कूल के टीचर भी तमाम बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ाने की अपनी ड्यूटी पूरी कर देते हैं। मेरी क्लास में लगभग जो है 8 पंजीकृत हैं चौथी में, और वो बड़ी मुसीबत हो जाती है, 8 को बैठने की जगह ही नहीं। अब देखो बारिश अगर आ जाए तो इस मौसम में कहाँ बात, मुझे व्यवस्था करनी पड़ती है, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे बैठना पड़ता है। सब माइनॉरिटीज़ हैं, सारे पिछड़े एरिया के बच्चे हैं यहाँ पर जितने भी हैं। वहीं जरूरी बुनियादी सहूलियात की कमी के बावजूद इन इलाकों के गरीब आवाम अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजने पर मजबूर है। होनी चाहिए ये सुविधाएं जो प्राइवेटों में होती है वो सरकारी स्कूलों में भी होनी चाहिए। और हम भी क्या नाम है, फीस तो दे नहीं सकते प्राइवेट की, हम चाहते हैं हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ें। पिछड़े और ख़ास तौर पर अक़लियती आबादी वाले इलाकों में गवर्नमेंट के प्राइमरी और जूनियर स्कूल इन गरीब बच्चों की तालीम का आखिरी आसरा हैं, लेकिन इन इलाकों में सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी ने हुकूमत की सर्व शिक्षा अभियान की पोल खोल दी है। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। यूपी के वज़ीर अक़लियती उमूर मोहसिन रज़ा ने मदरसों की जदीद कारी के लिए वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर आला योगी की तारीफ़ की है। उन्होंने ऐसे अनासर की कड़ी नुक्ताचीनी की जो मदरसों की जदीद कारी की मुखालफत करते हैं। हमेशा बड़ा सेंसिटिव बना देते हैं लोग। ज़रा सा मदरसे में कोई आधुनिकीकरण करिए तो कुछ संस्थाएं खड़ी हो जाती हैं, सवाल प्रश्न उठाने लगती हैं। कभी उन्होंने इनके विकास के लिए नहीं सोचा, इनके उत्थान के लिए नहीं सोचा कि ये शिक्षित होकर आगे बढ़ें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये योगी सरकार ने सोचा, ये मोदी जी सोचते हैं, लेकिन और लोगों ने नहीं सोचा। जो सेकुलर जो इनके ठेकेदार हैं वो नहीं सोचते हैं। आज हम इसलिए ये बात उठा रहे हैं कि हमारे जो मदरसे सुचारू रूप से चल रहे हैं देश और प्रदेश में, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसे चल रहे हैं, 600 कुछ मदरसे हमारे अनुदानित हैं, कुछ हमारे लगभग 16-17 हज़ार मदरसे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड और अनुदानित हैं और अच्छे से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। NCERT के हिंदू जागरण मंच के जरिए आबादी को कंट्रोल करने से मुताल्लिक़ कानूनी बिल बनाए जाने का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में अलीगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी रैली की गई, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम 3 नुकाती अर्जदाश्त जिला इंतजामिया के सुपुर्द की गई। अर्जदाश्त में कहा गया कि जिस तेज़ी से मुल्क की आबादी में इजाफा हो रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। ये हिंदू जागरण मंच के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया है। देश की सबसे बड़ी समस्या वर्तमान समय की जो कि जनसंख्या वृद्धि है, उस पर रोक लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की मांग को लेकर हिंदू जागरण मंच के द्वारा आज अलीगढ़ में ये ज्ञापन दिया गया है और मांग की गई है कि एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए और यदि वो इस तरह का कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनके सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। मरकजी हुकूमत की जानिब से तैयार की गई कम होती आबी सतह के शहरों की फहरिस्त में अलीगढ़ का भी नाम शामिल है। आज हुकूमत के सेक्रेटरी बराए आबी तहफ़्फ़ुज़ SKG राटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि पानी की गिरती सतह में अलीगढ़ भी शामिल है। इसके लिए सभी को मुत्तहदा कोशिशें करने की ज़रूरत है। हमारे प्रत्येक सिटीज़न जब तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इस पे ऐसे समयबद्ध तरीके से इस पर कारगर कार्रवाई नहीं हो सकती है। नहीं, गूला रोड प्रकरण में बड़ा स्पष्ट बता दूं मैं आपको, 29 बीघे ज़मीन है जिस पे नगर निगम ने कब्जा हटाने का काम शुरू किया है
बीच में कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, जिसपे एक आख्या नगर विकास मंत्री के स्तर पे मांगी गई थी, वो आख्या यहाँ से भेज दी गई है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे बिहार की खबरों का।